नमस्कार। आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव में उपलब्ध हूँ। बहुत ही कठिन दौर चल रहा है कोरोना का, और हम यही उम्मीद करेंगे कि हम सभी लोग अपने प्रियजनों के साथ सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें और सरकार द्वारा दिए गए सभी गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो भी करते रहें। समय बड़ा ही विपरीत है और अचानक पिछले 20 दिन 25 दिन में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे प्रिय लोग हम लोगों के बीच से चले गए। एक और दुखद अनुभूति कि जितने लोग भी गए हैं, ये सारे के सारे लोग बीच के एज के थे। 40 से लेकर के 60 के एज के ज्यादा से ज्यादा लोग गए हैं। ये और भी दुखद है, लेकिन अभी समय है कि हम लोगों को चेतना चाहिए और हम लोगों को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। आज एक बहुत ही ज्वलंत मामला है कि कोविड के पीरियड में जो एंजाइटी सिंड्रोम, जिसको आप कह सकते हैं कि बैठे बैठे मानसिक तनाव या अवसाद इसको कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करें, इसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों के साथ आज थोड़ी देर में जुड़ेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा। ये सीनियर कंसल्टेंट हैं, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, रिम पास रांची में। झारखंड के बहुत ही नाम एक बड़ा नाम मेडिकल फ्रेटर्निटी में, और इनसे हम लोग समझेंगे कि आज के दिन में अगर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आज क्या है कि अधिकांश लोग अपने घरों पे हैं, तो मानसिक कलह जो है वो बढ़ रहा है, पारिवारिक कलह बढ़ रहा है, कमाई के साधन कुछ लोगों के घट रहे हैं, उसके चलते उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। कुछ लोग घर में बैठे बैठे क्या करें इससे परेशान है, बच्चों के भविष्य को लेकर के परेशान है, अपना मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे इस बात को लेकर के परेशान है, और अंत रिजल्ट इसका ये है कि लोग घर भी जा रहे हैं बहुत कुछ बीमारी से, अगल बगल में जो मौत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो परेशानियां लोगों की बीत रही है कि लोग अस्पताल जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कमजोर है, दवाइयाँ बिल्कुल फ्रीली नहीं मिल रही हैं, दवाई के लिए भी संघर्ष है। तो अपने अगल बगल में तमाम जो परेशानियां लोगों को दिख रही है, उसको लेकर के भी एक अंदर में अपने मानसिक भाव में भी लोगों में डर उत्पन्न हो गया है कि पता नहीं अगर हमारे साथ या हमारे परिवार को ये होता है तो हम क्या कर पाएंगे। तो आज हम लोग डॉक्टर साहब से बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले मैं जरूरी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज 16 तारीख से आप जानते हैं कि पिछला लॉकडाउन जो है 13 तारीख को खत्म हुआ था। उसके बाद झारखंड सरकार ने न जाने किन कारणों से 2 दिनों का पॉज, 3 दिनों का पॉज जो है दिया था कि 3 दिन तक आप जो भी है अपना कर लीजिए, और 16 तारीख से जो है फिर हम लोग लॉकडाउन को बढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा और भी कड़े निर्णय लिए गए हैं। तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। आज हम लोग बहुत सुबह से जो है फोन कॉल्स का झड़ी लगा हुआ है कि साहब ये करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो लोगों के बीच में आज परेशानी है कि जो झारखंड सरकार ने जारी किया है ई पास का सिस्टम। मैं आपको बताऊं कि ई पास 3 चीज़ों के लिए ज़रूरत है आपको। एक तो जब आप झारखंड के बाहर से कहीं से आ रहे हैं उस समय आपको ई पास की ज़रूरत है। दूसरा, जब आप झारखंड में एक जिले से दूसरे जिले में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपको ई पास की ज़रूरत है। और तीसरा, अगर आप विद इन द डिस्ट्रिक्ट अगर कहीं पर मूवमेंट कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम सर्टेन एक्टिविटीज़ को छोड़ करके अगर कर रहे हैं तो आपको ई पास की ज़रूरत है। तो झारखंड सरकार ने ई पास के लिए जो वेबसाइट लॉन्च किया था, जिस पर जाना था, आज सुबह से ये वेबसाइट लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कभी ये ऑन होता है, कभी ऑफ होता है, और लोग बिल्कुल परेशान हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के बीच में सरकार ने कुछ नहीं किया है और लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। अन्य कई एक सारे मुद्दे हैं कि किसी को अगर श्राद्ध कर्म करना है तो उसमें क्या नियम है, शादी विवाह करने हैं तो क्या नियम है, कौन सा दुकान खुला रहेगा, कौन सा बंद रहेगा, कितने देर के लिए खुलेगा, इन सब बातों पर मैं चंद मिनटों में आपके बीच में पूरा डिटेल को रखूंगा। और इसके बाद फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा से, जो कि आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले है कि जो आज से लॉकडाउन जो चालू हुआ है, अगर आप देखेंगे तो सभी प्रकार की दुकानें
बंद रहेंगी, सिवाय इन चीज़ों के जिसको हम पढ़ रहे हैं कि मेडिकल और हेल्थ केयर की सारी दुकानें खुली रहेंगी। फेयर प्राइस शॉप, जो सामान्य मूल्य की दुकानें हैं, वो खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी का जो सेंटर है वो खुला रहेगा, लेकिन ये पूरे दिन तक नहीं खुलेगा। ये सवेरे से खुलेंगे और 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। ये जितनी बातों पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारी दुकानें 2 बजे तक खुली रहेंगी। ग्रोसरी की दुकानें जो है ये भी 2 बजे तक खुले रहने का जो है प्रावधान किया गया है। होलसेल की दुकानें, रिटेल की दुकानें, स्ट्रीट वेंडर, फ्रूट्स मतलब जो फल है, सब्जी है, दूध है, ग्रेन है, इन सभी का जो उनके जो वेंडर्स हैं ये भी 2 बजे तक रह सकते हैं। होटलों में केवल होम डिलीवरी को अलाउ किया गया है, वहाँ बैठ के नहीं खिला सकते हैं। ढाबा जो है, जो सड़क के किनारे हाईवे पर जो ढाबा है उनको खुला रखा गया है, लेकिन हाईवे पे जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो बिना पास के नहीं चल सकेंगी। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको पास का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक और जानकारी मैं दे दूं कि अगर कोई उड़ीसा से आ रहा है और बंगाल जा रहा है तो झारखंड को केवल क्रॉस कर रहा है तो भी उसको भी ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो उड़ीसा से चलेगा और झारखंड होते हुए बंगाल जाएगा, उसको ई पास की जरूरत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्साइज की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। रिपेयर शॉप, कोल्ड स्टोरेज और जो वेयर हाउसेज हैं ये सब खुले रहेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार की ऑफिसेज जो है वो 50%, जैसे अगर 100 लोग हैं उसमें काम करते हैं तो 50 लोगों के साथ ही जो है वो भी 2 बजे तक खुली रहेगी। बैंक्स जो है वो भी 2 बजे तक खुले रहेंगे। एटीएम हालांकि जो है पूरे समय तक खुला रहेगा। तो ये मोटा मोटी वो चीज़ें हैं जिनमें की एग्जेम्पशन सरकार ने दिया है। अब मैं आपको एक एक करके बताऊं कि धार्मिक स्थलों के बारे में सरकार का निर्णय है कि ये धार्मिक स्थल खुले तो रहेंगे, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं जा सकेंगे। मैं वह फिर से दोहराऊं कि धार्मिक स्थल साले जैसे मंदिर, मस्जिद ये सब खुले रहेंगे, लेकिन लोगों का आगमन यहाँ पर नहीं हो सकेगा। बाहर का जो है, बाहर की गैदरिंग, जैसे सड़क पर जो गैदरिंग है वो अलाउड नहीं है। 5 लोगों के साथ जो है वो आपका अलाउड है। 5 आदमी अगर कहीं पर एक जगह पर है तब तो ठीक है, 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। जो अगर किसी अर्थी का शमशान घाट पे जाना हो रहा है या कोई ये और अगर इससे रिलेटेड कोई काम है तो उसमें 20 लोग जो है वो शिरकत कर सकेंगे। अभी आज सुबह से मेरे पास शादी को लेकर के बड़ी क्वेरीज है, तो शादी के बारे में आप गौर से सुन लीजिए कि क्या नियम और कानून सरकार ने निर्धारित किया है। शादियां होंगी या तो घर पे होगी या आप जाकर के कोर्ट में कोर्ट मैरिजेस कर सकते हैं। कोई भी बैंक्वेट, सड़क पर या किसी भी अन्य जगह पर, होटल वगैरह में शादियां नहीं होंगी। लाउड स्पीकर या अन्य कोई भी वाद्य यंत्र जो है ये अलाउड नहीं है। बारात जो है सड़कों पर नहीं निकल सकेगा। मैक्सिमम एक शादी में 11 लोग जो है शिरकत कर सकेंगे। मैं समझ सकता हूँ ये कम है, लेकिन अगर हम लोगों को कोरोना पर विजय प्राप्त करना है तो हम लोगों को अभी अपने घरों में रहना पड़ेगा, लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। इसका एक और नियम शादी के लिए सरकार ने बनाया है कि जिनके घर में भी शादी हो रही है वो शादी के 3 दिन पहले जो अपने इलाके का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर के पुलिस को ये इत्तला करेगा, सूचना देगा कि हमारे घर में फलाना फलाना दिन में जो है वो शादी है। किसी भी प्रोफेशन पर, चाहे वो धार्मिक हो, पॉलिटिकल हो या किसी भी अन्य तरीके का कोई धरना प्रदर्शन हो, इन सभी चीजों पर रोक लगाया गया। संस्थाएं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, डेवलपमेंट सेंटर हो, स्किल का डेवलपमेंट सेंटर हो, ये तमाम जितने भी सेंटर्स हैं ये सारे के सारे बंद रहेंगे। एग्जाम्स के बारे में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी एग्जाम्स हैं वो सभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन रहेंगे। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक ये सारे एग्जाम जो है पोस्टपोन रहेंगे। आईसीडीएस सेंटर्स भी बंद रहेंगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो है बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी जो है खाने का इन सेंटरों से जो है वो चलता रहेगा। किसी भी प्रकार का फेयर या एग्जीबिशन नहीं होगा, बंद रहेगा। सिनेमा हॉल, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, थिएटर, असेंबली हॉल ये सारे बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क इन सबों को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। और जो लोग मूव करेंगे, मूवमेंट का समय भी अलग अलग निर्धारित किया गया है कि अगर आप सामान खरीदने जाना चाहते हैं तो आप इतने बजे से लेकर के 2 बजे तक ही जा सकते हैं।
2 बजे के बाद केवल मेडिकल इमरजेंसी की जो सर्विसेज हैं वो ही चालू रहेंगी। तो कम बेसी हमने आपको अभी जो वर्तमान झारखंड सरकार का जो नियम है उससे हमने आपको अवगत कराया। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके इस बारे में क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। सरकार की किसी भी जो एजेंसी है उससे आप पूछ सकते हैं इस बात को, सरकार के किसी भी पदाधिकारी से, या जो सरकारी वेबसाइट्स हैं वहाँ इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, ताकि आपका जो आम दिन है वो सरल रहे। एक चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना का जो वर्तमान स्थिति है इससे हम लोग तभी जीत सकेंगे जब हम लोग अपने घरों में रहें, अलग अलग रहें, एक दूसरे से ना मिलें, और जो ये चेन है, कोरोना स्प्रेडिंग का जो चेन है, इसको हम लोग तोड़े, तभी जाकर के हम लोग कोरोना से जीत सकेंगे। अगर ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन का हम लोगों ने अच्छे से पालन नहीं किया तो पुनः सरकार को बाध्य होकर के इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर हम सब लोगों ने बहुत डिसिप्लिन दिखाया तो ये जो लॉकडाउन की अवधि है ये 27 को खत्म होगी और शायद सरकार को इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बहुत हिम्मत दिखाया, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, मैं आपकी तारीफ करूंगा। इसीलिए हजारीबाग में जो आज से 10 दिन पहले जो सिचुएशन था, या कहिए कि आज से 5 दिन पहले जो सिचुएशन था, उसमें बहुत सुधार हो गया है। एक दिन में 950 मामले ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन अभी ये मामले जो है घट करके लगभग 100 के आसपास में आ गए हैं। ये आपके ही ये का नतीजा है, आपके प्रयासों का नतीजा है, आपके जो आपने संयम दिखाया है ये उसका नतीजा है। हालांकि गांव में, देहातों में अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग टाइफाइड से, मलेरिया से, या ये कि यूँ कहे कि जो कोरोना रिलेटेड संबंधित जो सिम्टम्स है उससे अभी भी पीड़ित हैं, घरों में उपचार कर रहे हैं, उनका उपचार सक्सेसफुली हो भी रहा है, और डेथ्स के मामले जो है वो बहुत कम हो गए हैं। वेंटिलेटर्स का, आईसीयूज का आज भी कमी जिस तरीके से पहले था आज भी कमी है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये कमी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये एक अच्छा संदेश हजारीबाग वासियों के लिए है। तो मैं जिस बात के लिए आज हम लोगों ने ये शुरू किया है, अगर हम देखेंगे कि मेंटल अवसाद जो है, आज हम लोग घरों में हैं, पारिवारिक सदस्यों के बीच में रह रहे हैं। अमूमन अगर हम देखें तो हम सवेरे जो जेंट्स हैं वो चले जाते हैं, या जो वर्किंग महिलाएं हैं वो चली जाती हैं, तो आपस का इंटरेक्शन थोड़ा कम रहता है। अभी आप चूंकि लॉकडाउन के पीरियड में घर पे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये मानसिक तनाव, जो घरेलू तनाव होता है, ये भी ज्यादा है। आर्थिक तनाव की वजह से भी आपका मानसिक तनाव बढ़ रहा है, भय की वजह से भी आपके मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों के बीच में आदमी परेशान है। तो मैं आपसे हमारे साथ अभी जुड़ेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा जी। ये झारखंड में एक जाने माने नाम है, मेंटल इलनेस के इलाज के मामले में रांची में रहते हैं। रिन पास के ये सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो आइए हम लोग सब लोग मिलकर के डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं और इनसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं जो संभावित हमने लिख के रखा हुआ है। उसके बाद अंत में आपको भी डॉक्टर साहब से डायरेक्ट प्रश्न करने का अवसर प्राप्त होगा। तो डॉक्टर साहब की बातों को अगर हम लोग सुनेंगे और उसको ग्रहण करेंगे तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस जो मेंटल अवसाद है या जो कोविड सिंड्रोम है, इससे हम लोग एंजाइटी सिंड्रोम से जरूर बाहर आ सकेंगे। आइए हम लोग स्वागत करते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा का। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी के समय में बड़े हार्डशिप्स हैं और मैं आपको कुछ प्रश्न हमने जो लोगों ने मुझे शेयर किया है उससे मैंने रिकॉर्ड किया है, वो प्रश्न मैं आपके सामने लाना चाहता हूं ताकि जो लोगों को जो है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके और आपसे जो लोग सुनेंगे शायद अपने जीवन में अमल कर सके और अपने जीवन में शांति ला सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन के दौरान घर पर रोजमर्रा के चीजों की जरूरत का अभाव तथा पारिवारिक मांगों के बीच रहना बहुत कष्टकर है, जो तनाव का कारण बन रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों के बीच में कि इस तनाव से लोगों को कैसे राहत मिल सकता है? देखिए, ये कोरोना का सेकेंड वेव है।
हमने कोरोना की फर्स्ट वेव को झेला है, तो हमें उससे जो एक्सपीरियंस मिला है उसको हमें अपने अंदर जो है अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। कोरोना के फर्स्ट वेव में हम लोगों ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई और जिस तरह से हम लोगों ने उस वेव को मात दी, उससे बाहर आए, तो उस एक्सपीरियंस को लेकर के हमें चलना पड़ेगा। ये बहुत आसान है कहना, लेकिन हमें अभी हिम्मत दिखाने की बहुत ज़रूरत है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, ये जो भय का कारण बना हुआ है या जो नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या कई माध्यम से फेसबुक हो, अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स हों, तो हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है कि अगर आपको इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आपको इससे नकारात्मक जो विचार आते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आप कृपया उससे दूर रहें। अन्य किसी भी चीज़ जो कि आपको खुशी पहुँचाए, आप उसका इस्तेमाल करें। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप उसके ज़रिए आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो पारिवारिक माहौल है, अभी सब जो हैं लॉकडाउन के अंदर हैं, सब घर पे हैं, तो ऐसे में सब लोग अगर फ़ोन पे रह जाएँगे, तो लोगों में बातचीत होना बिल्कुल कम हो जाता है। हमें ऐसा टाइम निकालना चाहिए जहाँ सब परिवार एकत्रित हों और एक-दूसरे की मन की बात कह सकें, अपने जो विचारों को प्रकट कर सकें। साथ में खाना खाने जैसी चीज़ें, साथ में एक्टिविटीज़ करने जैसी चीज़ें, चाहे वो कुछ भी हो, अगर हम ऐसा करेंगे, तो हम कहीं न कहीं इस भय से, इस अवसाद ग्रसित होने के चांसेस से हम उबर पाएँगे। डॉक्टर जी, साहब, दूसरा जो अभी हम लोग बहुत जो अहम चीज़ देख रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग हम लोग के पास कांटेक्ट भी कर रहे हैं, कि जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था बहुत दिनों से, और जी, अभी लॉकडाउन हो गया है, तो परिवार के सदस्य आपस में रह रहे हैं। पुराने समय में हस्बैंड्स अपने ड्यूटी पे चले जाते थे, या जो वर्किंग वुमेन अपनी ड्यूटी पे चले जाते थे, तो अपना पर्सनल टाइम भी लोगों को मिलता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोग 24 घंटे के लिए मोर और लेस 24 एक दूसरे के साथ है। इसमें पारिवारिक हिंसा भी बढ़ रही है, पारिवारिक कलह भी बढ़ रहा है, और इनके जो आपस की जो डिमांड्स हैं, उसको पूरा करने को लेकर के भी अवसाद के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, और लोग जो है मेंटली परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। अभी सब लोग एकत्रित हैं, तरह-तरह के तनाव लोगों के मन में उभर रहे हैं। परिवार का साथ रहना कभी-कभी परिवार के कलह को जन्म देता है, ये बात सही है। ऐसे मामलों में ये देखा गया है कि जो परिवार के सदस्य नशे का उपयोग करते हैं, या जो शराब बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ उभर के सामने आई है, जिसका उपयोग करने से ये जो कलह है ये बढ़ रहा है। लोग अपने तनाव को दूर करने के लिए तरह-तरह के सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें सिर्फ़ घाटा होता है, जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो पाता, और इससे क्या होता है कि परिवार में जो है वो कलह पैदा होता है। लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, नकारात्मकता की ओर एकदम से ढल जाते हैं, और इस वजह से परिवार जो है वो कहीं न कहीं बिखरने लगता है। एक दूसरे के पास टाइम देना, एक दूसरे के पास उसकी चीज़ों को समझना, ये चीज़ जो है वो नहीं हो पा रही है। इस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने शराबों की दुकान को खुला रखा है। ये चीज़ जो है
काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है, जो कि पारिवारिक कलह की वजह बन रही है। लोग घरों में कैद हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेस रहता है, लेकिन हमें किसी न किसी उपाय से इस स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए कई उपायों का ये करना पड़ेगा, जिसमें कि साथ में बैठ के इंडोर गेम्स खेल लिया, साथ में बैठ के थोड़ी देर के लिए टीवी देख ली, जिसमें एंटरटेनमेंट हो, जिसमें सकारात्मक चीज़ें दिखाई जा रही हों। और जैसा मैंने पहले कहा कि जहाँ भी नेगेटिविटी आपको आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, उस चीज़ को आप नहीं फॉलो करें, उस चीज़ से आप दूर रहें। ऐसा होगा तो आप ये जो एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी है कि कुछ गलत हो जाएगा, मुझे कोविड हो जाएगा, आसपास के लोगों में हो रहा है, आसपास के लोग मर रहे हैं, तो इससे ये जो चीज़ है, ये जो भय का वातावरण बनेगा, इससे हम कहीं न कहीं दूर हट पाएँगे। हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हालात बहुत कठिन हैं, कहना बहुत आसान है, लेकिन हमें इसे स्ट्रेस रेज़िलियंस जो हम हमेशा कहते हैं, इसे हमें डेवलप करने की कोशिश करनी पड़ेगी। चाहे वो आप स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ मुड़ें, या आप ये ध्यान दें कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो पहले छूट गई थी, या ऐसी चीज़ें जो आपको पॉजिटिव रखें, उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको करने की ज़रूरत है। और हमें चाहिए कि नशे से सबसे पहले दूर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इससे पारिवारिक कलह के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, और इस पे बच्चों पे ख़ास करके सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने हम लोग अभी हमेशा बोल रहे हैं कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन मेरे पास आज ही एक सज्जन आए थे, एक महिला आई थी जी। उनके साथ में। लेकिन उनका ये कहना था कि भाई आप तो कह रहे हैं कि सर घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन घर पे हमारे पास साधन नहीं है। हम लोग घर जब बाहर जाते थे तभी कमा के लाते थे। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि मेरा स्कूटर का इंस्टॉलमेंट देना है, घर का किराया देना है, बच्चे का फीस देना है। तो आपका कहा हुआ बात कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो मरने का रिस्क लेते हैं, बीमारी का खतरा लेते हैं, लेकिन अगर हम घर पे रहते हैं तो हम इन सब चीज़ों को कैसे जुटाएं, हम इन सब चीज़ों के बारे में कैसे प्रगति करें, और इसको लेकर के हम लोगों को बहुत मेंटल टेंशन है। हाँ, आप बताइए हम क्या करें। हमने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका अंत प्रश्न यही होता था कि नहीं ठीक है, आपने समझाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम करें तो क्या करें इस चीज़ में। और इसको लेकर के हम बहुत परेशान हैं। रात में नींद नहीं आ रहा है, दिन दिन भर जगे रहते हैं, एक तक देखते रहते हैं, रात में भी नहीं सोते हैं। हम लोग बहुत परेशान है, कोई रास्ता दिखाइए। अब ये प्रश्न, इनका ये प्रश्न मैं आपकी तरफ करता हूँ, इसका उत्तर तो आप ही ढूंढ सकेंगे। जी, बिल्कुल। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो तो है। लोगों के कमाई के जो साधन हैं वो कहीं न कहीं इस फ़ेज़ में कम हो जाते हैं, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसका एक सिंपल उपाय, अब एक मनोचिकित्सक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप कहीं से लोन ले सकें कुछ वक़्त के लिए, किसी अपने दोस्त साथी से मदद माँग सकें, इसका हल ढूँढने का प्रयास करें, निराश न हों। ये वक़्त भी बीतेगा जब आपका जो बिज़नेस है या आपका निजी व्यवसाय है, या आप जिस भी काम में व्यस्त हैं, या आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या इस तरह की जो बातें हैं, इसमें कहीं न कहीं कुछ उपाय ढूँढने की कोशिश करें, जिससे कि आप इस चीज़ों से उभर पाएँ। इसमें भी ये कहना है कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इन उपायों को खोजना शुरू करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा। अ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम फ़ॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम कैसे न कैसे करके पैसों का जुगाड़ करने के लिए किसी न किसी का सहारा लें, ताकि अभी के वक़्त में ये चीज़ हो जाए और जब स्थिति सामान्य हो जाए तो उनके पैसे लौटा दिए जाएँ।
इससे ज़्यादा मनोचिकित्सक होने के नाते मैं और कुछ नहीं कह सकता। इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लोगों के कमाई के ज़रिए कम हो जाते हैं, लोग उसके चलते तनावग्रसित हो जाते हैं, और अगर उन्हें बहुत तनाव हो रहा है, अगर रात में नींद नहीं आ रही है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक मनोचिकित्सक की सलाह या एक अभी के फ़िलहाल में किसी भी डॉक्टर की सलाह जो आपको नज़दीकी मौजूद हो, नज़दीकी पीएचसी हो, सीएचसी हो, या कोई भी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जाकर के अपने आप को ज़रूर दिखाएं, ताकि ये चीज़ आगे चल के एक बड़ा मनोविकार पैदा ना करे। ये आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि आदमी अगर हिम्मत हार जाएगा तो वो जीवन का नैया पार नहीं कर सकेगा। जी। भगवान ने सभी के लिए रास्ता निकाला है, आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा ताकि इन परेशानियों से आप आगे बढ़ सके। और दोस्त, यार, रिश्तेदार, सरकार, इन्हीं सब चीज़ों के लिए होते हैं। और इसी समय पर आपको जो है ये भी एहसास होता है कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपसे नहीं, कौन आपके साथ नहीं। गरीब लोगों के लिए आप जैसे लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं, राशन पहुँचाने से लेकर के उनके वो जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उन तक राशन पहुँचे, फ्री में राशन पहुँचाने का काम। कई संस्थाएं, एनजीओज ऐसी हैं जो कि मुफ्त में भोजन करा रही हैं। हज़ारीबाग का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हज़ारीबाग के मेडिकल कॉलेज में बीएसएफ के जवान जो हैं वो लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो ऐसी ऐसी काफ़ी एनजीओज हैं, ऐसे काफ़ी संस्थान हैं। आप खुद राशन पहुंचाने का काम, फूड पैकेट्स बांटने का काम, सरकार भी ये काम कर रही है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो गरीबों का जो दुख दर्द है वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके, एटलीस्ट उन्हें भोजन मुहैया कराया जा सके, ताकि वो कम से कम इस चीज़ से उभर पाएं। इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के थोड़ा धैर्य धरना होगा। पैसे के सोर्सेस के लिए आप मदद मांगें, बहुत लोग सामने आएंगे। इसको छोड़ करके और कोई उपाय अभी मेरे सामने तो नजर नहीं आता है। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है कि जिनके घर में या जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वन को खोया है, और ये कोरोना काल जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम अगर टीवी देखें, न्यूज़ देखें, अखबार देखें, तो उसमें एक नेगेटिविटी है। तो इससे हम और भी डर जा रहे हैं। अब इसमें या तो हमने अपने पेरेंट्स को खोया, या जो हमारा घर का पालनहार था, जो ब्रेड अर्नर था, उसको हमने खो दिया। तो हम भविष्य की चिंता करते हैं कि आगे हम कैसे जो है अपना नैया पार करा पाएंगे, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के भी अवसाद के अवसर पैदा हो रहे हैं। तो इनके लिए, ऐसे परिवारों के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिन लोगों को नेगेटिविटी दिखाई दे रही है आसपास चारों तरफ, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अगर उनको वो चीज़ अफेक्ट करती है तो वो उससे उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा ना करेंगे तो हमारे अंदर एक एंटिसिपेटरी एंजाइटी बिल्डअप करती है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। ये चीज़ जो है वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है और फिर एंजाइटी डिसऑर्डर और धीरे धीरे अवसाद का रूप ले लेती है। अगर आप 14 दिन से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा अगर आप दुखी रहने लगे हैं, या आपकी एंजाइटी आपको परेशान कर रही है, घबराहट हो रही है, अचानक इतनी घबराहट होती है कि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। और आप, जैसा कि आपने कहा कि मैं रेनपास में काम करता हूँ, आप वहाँ आइए, हम आपकी मदद करेंगे, आपका इलाज करेंगे। और मत घबराइए। ये जो स्टिग्मा है अभी भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, इसको कहीं ना कहीं त्याग दीजिए।
इससे जो है आपको मदद मिलेगी। आप आइए, आगे आइए, सीआईपी भी है हमारे राज्य में, वहाँ जाइए। कहीं न कहीं इससे फाइट बैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़े दिन के लिए थोड़े समय के लिए इस चीज़ को भूल जाएँगे कि ये एक अभिशाप है और आगे आएँगे ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। क बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को दबा जाते हैं, नहीं आगे आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। फिज़िशियंस द्वारा सिर्फ़ नींद की गोली का सेवन करने लगते हैं, जिससे उन्हें बाद में चल के काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसा ना करें। हमारे पास ऐसे उपाय हैं, काउंसलिंग है, मेडिसिन्स हैं जिसके चलते आप इससे उभर सकते हैं। तो आप आगे आएँ और इसे अभिशाप ना समझें। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न, लेकिन ये सबों के जिंदगी से, जितने भी घर हैं उन सबों के जिंदगी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। जी, हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं, वो स्कूल जी, नहीं जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी इनकी चल रही हैं, बट जी, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा समय स्क्रीन पे देना, स्क्रीन जी, टाइम ज्यादा देना। घर जी, से बाहर इनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी इनकी बड़ी पुअर है। और आप जानते हैं कि अगर कंप्यूटर मेरे हाथ में या फोन मेरे हाथ में है, तो हम केवल स्टडी मटेरियल ही नहीं, बल्कि स्टडी मटेरियल के अलावे भी और बहुत सारी चीजें हैं जो है, जो बुरी चीजें हैं इंटरनेट के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, हम उसके भी आदी होते जा रहे हैं। जी। तो एज ए पेरेंट, जो गार्जियन है, जो पेरेंट है, उनको क्या कौशल लेना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ में, ताकि उनके बच्चे जो हैं वो खराब नहीं हो जाए, मतलब वो दिशा विहीन नहीं हो जाए। देखिए, अभी भी जो है, जो लग रहा है कि अगले 2-3 महीने तक स्कूल्स खुलने नहीं जा रहे हैं, तो ये जो एक बहुत लंबा पीरियड, लगभग 1.25 साल का पीरियड हो जाएगा, और ईश्वर नो बडी नोज कि कब तक ये स्कूल बंद रहेंगे या जो ये शिक्षित जी, संस्थाएं हैं ये बंद रहेंगी। तो कहते हैं ना कि जी। खाली मन जो है वो शैतान का डेरा होता है। तो हमारे बच्चे अगर दिशा भटक जाएंगे, इसको लेकर के भी बहुत पेरेंट्स चिंतित हैं। उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। पिछले 4-5 साल से मैं ये बात कहता आया हूँ कि ऑनलाइन स्क्रीन मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के मोबाइल के यूसेज या लैपटॉप के यूसेज को मॉनिटर करें। एक समय बांधें जिसमें वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो करना चाहें वो करें। उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए उन्हें प्रेरित करें या स्ट्रिक्ट हो जाएं। इसमें स्ट्रिक्टनेस दिखाने की बहुत ज़रूरत है। बच्चे लगभग 1 सवा साल से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कई बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस से, कहीं न कहीं उन्हें उन्हें उतनी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाती है जितना कि वो स्कूलों में सीखते हैं। ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है ये कोविड-19 महामारी का, जो हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। स्कूल नहीं जा पाना, घर में बैठे रहना, वो उनके फिज़िकल हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रहा है। कहीं न कहीं उनके घर में बैठे रहना, ये एक्सरसाइज़ वग़ैरह, खेलने नहीं जा पाना, ये उनके लिए काफ़ी घातक साबित हो रहा है। लेकिन इसके लिए भी आप अपने, अगर आप एक फ्लैट में रहते हैं, अगर आपके पास अपना घर है, आप उन्हें टहलाने ले जाएँ। घर के आस-पास की जो सिक्योर जगह है, जहाँ पे आप मास्क लगा के कोविड के सारे गाइडलाइंस को फ़ॉलो करते हुए उनके साथ घूमें, टहलें। चाहे वो आपके फ्लैट का छत हो, चाहे आपके फ्लैट का पार्किंग लॉट हो, वहाँ पे कहीं न कहीं उनके साथ टहलें। अगर आपका खुद का घर है, उसमें गार्डन है, तो उसमें आप बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें। उनके साथ समय बिताना, आउटडोर में समय बिताना ज़रूरी है। बहुत मुश्किल का वक़्त है बच्चों के लिए, और स्क्रीन ऑनलाइन क्लासेस के अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं बचा है। कई बच्चे चिड़चिड़ापन, कई बच्चे जो हैं इसका शिकार हो जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। ये एक चिंता का विषय है।
जिसके लिए एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा है, वो भी कहीं न कहीं इसमें कहीं न कहीं विफल है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक समस्या अभी भी बनी हुई है। लेकिन इसमें भी उपाय ढूँढना, जैसे मैंने बताया कि टहलने ले जाना, कोविड गाइडलाइंस को फ़ॉलो करते हुए फ्लैट में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो आधे घंटे बच्चों को टहला दिया, उनके साथ कुछ खेल लिया, चाहे वो बॉल हो उसके साथ खेल लिया, या जो भी तरीका अपनाया जिसके साथ वो कुछ ना कुछ थोड़ा पसीना बहा पाए, ये करना बहुत ज़रूरी है। एक अजीब सी पैटर्न बनते चली जा रही है। स्कूलों में भी जो टाइमिंग्स हैं वो जैसे 8:20 से क्लास शुरू हो जाते हैं, 1 बजे तक चलते हैं, तो बच्चे भी कहीं न कहीं चिड़चिड़ा जाते हैं, और उसके बाद होमवर्क्स रहते हैं, तो वो दिन दिन भर जो है वो इसमें अपना समय बिताते हैं, और उन्हें अपनी की हुई चीज़ों या उनकी जो हॉबीज़ हैं वो कहीं न कहीं वो नहीं कर पाते। लेकिन पेरेंटल ऑनलाइन स्क्रीन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, जिसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना पड़ेगा। कहीं न कहीं स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इसमें आप कहीं भी चूक ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके दुष्प्रभाव और बढ़ेंगे। ऐसे ही स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, और पेरेंटल स्क्रीन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जी, मेरा अपना मानना है कि सार्वजनिक जगहों पे, जैसे आपके ड्राइंग रूम्स हैं या जो सार्वजनिक जगह है, वैसे जगह पर ही बच्चों को बैठाना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि उनको प्राइवेट स्पेस कम से कम मिल सके। प्राइवेट स्पेस का मतलब है मेरा कि ताकि वो भटक करके गलत साइट्स का प्रयोग के आदी ना हो जाए। ये भी मैं एडवाइस करूंगा पेरेंट्स को कि आप जी, आपके घर में जो भी आम जगह है जहाँ भी सब लोग आना जाना लगा रहता है, जी, वैसे जगहों जी, पर ही बच्चों जी, को इनकरेज करें, जी। ताकि बच्चे जो हैं इस पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट साइट्स पर नहीं जा सके और उनका आदत हम खराब इसमें आपने सही कहा, हम इसमें पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चों को अकेले लैपटॉप और अकेले फ़ोन के साथ जो है रूम में ना जाने दिया करें। जब उनका सोने का समय होता है, तो उस समय लैपटॉप और मोबाइल उनका सीज़ कर लिया जाए। वो सिर्फ़ जब सोने जाते हैं, तो वो मोबाइल और लैपटॉप के साथ अपने रूम में ना बंद हो जाएँ। ये चीज़ हम कहते चले आ रहे हैं। पहले भी कहा है इसके बारे में, अखबारों में लिखा है इसके बारे में। ये करने से काफ़ी चीज़ें सुधरेंगी, और जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरेंटल स्क्रीन मॉनिटरिंग ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हम लोगों आपका के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 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 ये पूरा अवसर उम्मीद दिया। है कि जितने भी श्रोता आज हम लोग के साथ जुड़े होंगे या बाद में जो लोग भी आपके एडवाइसेस को लेंगे, वो उनका जो है मेंटल हेल्थ के बारे में एक पॉजिटिविटी आएगी। डॉक्टर जी, साहब, कोई क्वेश्चंस हम लोगों के पास किसी व्यूअर से अभी तक नहीं आया है, तो इसीलिए जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप इस प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपने मुझे थैंक यू मौका सो दिया, मच। इसके लिए आपका बहुत-बहुत मैं शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा जी, जिन्होंने कि आपको एडवाइस दिया। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो समाज के जो अन्य अंग हैं, जैसे सामान्य डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उनसे हम लोग आपका कनेक्ट कराएं, ताकि वो कोरोना के अपडेट के बारे में बताएं, उनके सिम्टम्स और उसका उपचार के बारे में बताएं कि घर में रह के आप कैसे कर सकते हैं, ये बताएं। हम आपको रूबरू कराएंगे बैंकर्स से, ताकि इस कोविड काल में आप सुरक्षित रहते हुए कैसे घर से ही आप अपने बैंकिंग की जो पूरी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकते हैं, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। हम आपको रूबरू कराएंगे स्कूल के प्रिंसिपल से, जो कि आपको बताएंगे कि आपके बच्चे को अगर ऑनलाइन शिक्षा मिल रहा है तो क्या प्रिकॉशन आपको रखना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको देखना चाहिए, ताकि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आप स्कूल और पेरेंट के बीच में कैसे एक इंटरेक्शन बन सकता है, ये और इन तरीके के जो अदर टॉपिक्स हैं, इसको भी हम लोग आपको बीच में लाएंगे, और आपका जो है आपके ज्ञान को हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो आप आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको आपके बीच में अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लाते रहें, ताकि आपका जो है ज्ञानवर्धन भी होते रहे, साथ में आपका आपके जीवन का जो है हम लोग सरलीकरण भी कर सकें। आप एक बार फिर से आपसे आग्रह करते हुए कि घर पे रहिए,
सुरक्षित रहिए, सरकारी निर्देशों का सारा पालन कीजिए। फिर से पुनः आपके साथ बुधवार को जुड़ूंगा। डॉक्टर प्रवीण जो कि हजारीबाग के एक जाने माने डॉक्टर है, सर्जन है, लेकिन वो हम लोगों को कोरोना के बारे में अपडेट करेंगे, तो उनके साथ फिर बुधवार को संध्या 7 बजे जुड़ूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सुरक्षित रहिए इन्हीं कामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच।